जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं पर डे 2 वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो हम लोग को सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट करना है। और मेरा ये एम है कि मुझे जो फर्स्ट यूनिट इंटरनेशनल बिजनेस को कोशिश करना है कि दिसंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाए, ताकि और सारे यूनिट्स पे फोकस कर सकूं। और हाँ, पेपर 1 की वीडियो के भी उसको भी अपलोड करना है, लेकिन सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसके पहले वीडियो ने अब तक हम लोग ने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, स्कोप क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करते हैं, डिफरेंस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में और इंटरनेशनल बिजनेस में, इंपोर्ट किसको कहते हैं, एक्सपोर्ट किसको कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा था मैंने, हम लोग ने डिस्कस किया था कि क्या है, क्यों हम लोग ग्लोबलाइजेशन लेकर आए हैं, एलपीजी क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके पहले क्या था, ये सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया है अब तक। तो अब इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना था कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली थी कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, और व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, यही सब। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, वैश्वीकरण, मतलब कि एकजुटता, मतलब कि अपनी डोमेस्टिक कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे एकजुटता हो, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कल्चरली और पॉलिटिकली। वैसे तो देखा जाए तो जनरली सब लोग ऐसे डिस्कस करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है खुद की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, खुद की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, बट ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है इंटीग्रेट करना, एकजुटता करना, किसका, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कल्चरली और पॉलिटिकली। और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है इंटरनेशनल बिजनेस। तो ऐसा कहना सही है, बट पूरी तरह से सही नहीं कि बस इकोनॉमिक की ही टर्म्स में। हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियली भी करते हैं, जैसे ये एफडीआई, एफपीआई के थ्रू। कल्चरल, हम लोग दूसरे कंट्री के कल्चर को अक्वायर करते हैं, उसको लर्न करते हैं, और खुद की जो कंट्री कल्चर है तो इसके थ्रू भी। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का मतलब एकजुटता, सबको एक दूसरे से एकजुटता रहे, मतलब सबको एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहे, एकजुट होकर रहे। तो उसमें बस हम लोग इकोनॉमिक को नहीं ले सकते, इसके साथ सब मतलब इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कल्चरल और पॉलिटिकल सब इसमें इंक्लूड होगा। देन अब जैसे कि मैंने मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे ये हो गया ग्लोबलाइजेशन, इसका एक छोटा सा पार्ट है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, और उसका एक छोटा सा पार्ट है इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट और ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा है। और इसमें इकोनॉमिक, अब जैसे ये वाला क्या है, इसमें इकोनॉमिक है तो इसमें फाइनेंशियल भी कहीं कहीं होगा और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और कल्चरल भी होगा। तो बस ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके आगे। तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए, और आप सभी चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं अपने सेमेस्टर के एग्जाम में भी। अगर आप लिखते हैं ऐसे डायग्राम बना करके तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। डिस्कस करते हैं ग्रोइंग इंटीग्रेशन। ग्रोइंग मतलब कि लगातार जो इंटीग्रेशन, मतलब एकजुटता होते जा रहा है, किसका, सोसाइटीज का और नेशनल इकोनॉमीज का। एकजुटता होते जा रहा है किसका, सोसाइटीज का और नेशनल इकोनॉमीज का। देन फिर देखते हैं ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। ये सब का क्या हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है, एक तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, किसका, गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, इंफॉर्मेशन का और पीपल का। अब आप सभी सोचेंगे कि ये तो मतलब यही सेम चीज़ तो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में ही बताया था। तो इंटरनेशनल बिजनेस यही तो है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री को, अपने देश की इकॉनमी को, अपनी कंट्री को पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इंटीग्रेट कर दूसरी इकॉनमी के साथ। फाइनेंशियली कैसे कर रहे हैं, कैपिटल के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू, फिर देन और
और फिर इसको एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे डेवलपमेंट इन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो क्या रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मतलब ये न्यू एजुकेशन NEP 1991 के पहले क्या था कि अगर आपको कोई भी एक कॉल करना था तो उसके लिए कितना ज़्यादा हम लोग को पे करना पड़ता था। और अगर हमारे कुछ रिलेटिव्स अगर बाहर हैं, अगर फॉरेन में रह रहे हैं, तो उनको कॉल करने के लिए तो हम लोग का मतलब पूरा पैसा ही कट जाता था, बात भी नहीं हो पाता था, पैसा पूरा कट जाता था। तो ऐसे करके तो और अगर हम लोग अभी का जो आज का सिचुएशन है उससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो अभी तो हम लोग आराम से उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। तो ये सब जो भी जैसे आज का हम लोग अगर आज का दौर देखें और जो 20-30 साल पहले का देखें तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, कितना ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक चेंज आ गया हमारी बेसिकली रहने के तरीके में। तो ये सब बस वह ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रांसपोर्ट में इतना ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्ट में कितना ज़्यादा अच्छा हो गया। जैसे कि हम लोग आजकल कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर करते हैं, जैसे मैंने भी कुछ दिन पहले लैपटॉप अपने लिए ऑर्डर किया था, तो उसको मतलब लॉजिस्टिक सिस्टम इतना अच्छा हो गया, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, कि आपको मतलब आपने ऑर्डर किया और तुरंत ही मतलब अगर आप ये जैसे एक है अमेजॉन प्राइम से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो विद इन 1 डे आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। हम लोग अपनी कंट्री को, अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ इतना ज़्यादा फ्रीली मतलब बिना किसी रुकावट के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है। और इसकी वजह से ये जैसे अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की कंट्री से को प्रमोट करते हैं कि हमारे यहाँ आकर इन्वेस्ट करे, और खुद की कंट्री को, खुद की डोमेस्टिक पीपल को भी एक तरीके से प्रमोट करते हैं कि बाहर जाके इन्वेस्ट करें और बाहर का कल्चर सीखें, वहाँ के जो भी डेवलपमेंट है उसको हम लोग मतलब उससे सीखें। तो ये सब बस ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से हुआ है। देन ICT, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल और सब चीपर भी हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं। किसका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर प्रोडक्शन की मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, जैसे अगर हम लोग को जैसे लैपटॉप बनाना है, पहले आप सभी नोटिस किया होगा, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि पहले कोई भी लैपटॉप कितना महंगा मिलता था या कोई भी मोबाइल बहुत महंगा रहता था। क्योंकि मतलब हम लोग क्या करते थे कि बाहर से ज़्यादा मतलब अपनी कंट्री को बहुत बांध के रखते थे, ज़्यादा बाहर से मूवमेंट नहीं होता था। तो अगर सब कुछ हमारी ही कंट्री में बनेगा तो कॉस्टली होगा, क्योंकि मतलब सब कुछ में तो हम लोग का स्पेशलाइजेशन तो है नहीं। एग्रीकल्चर में है लेकिन मतलब सब कुछ में तो नहीं है। खास करके ये जो भी एडवांसमेंट है, जैसे अब मतलब अब थोड़ा पहले से तो बहुत चेंज हो गया, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी कंट्री में अगर कोई भी फैक्टर रॉ मटेरियल अगर सस्ता है तो अगर हम लोग वहाँ से मंगवा लेते हैं तो इससे क्या होगा, जो ओवरऑल प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा वो कम होगा। ये तो है ही। तो इसकी वजह से क्या, ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, ये सब करना है चीपर हो गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा था। पहले तो अगर हम लोग को विदेश जाना था तो हम लोग को 1-1 महीने 1.5 महीने लगे थे शिप के थ्रू। लेकिन अब क्या है, अब आप बैठिए 7 घंटे में 6 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन, एकजुटता किसका, कंट्रीज का हो गया है इसकी वजह से। और इसकी वजह से क्या हो गया, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि हाँ कैसे हो गया, तो वही सेम एग्जांपल, रॉ मटेरियल्स हम लोग को ये बाहर से हम लोग वो कर सकते हैं, बोरो कर मतलब ये इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट भी जो उन लोगों को चाहिए उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू क्या है, अगर हम लोग का जो रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो फिर और उसको फिर अगर बड़े लार्ज स्केल पे उसको प्रोडक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, कॉस्टली नहीं होगा, वो चीपर होगा। तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा कंट्री का। अब फिर ये वाई प्रोडक्ट बिकेम चीपर, आखिर क्यों बन गया, सोचो, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए, अगर हम लोग कोई भी चीज़ को बस डायरेक्टली पढ़ लेते हैं बिना उसको एनालाइज के, बिना सोचे, तो फिर वो ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन नहीं हो पाएगा। जैसे कि अब मेरा ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मुझे ही देख सकते हैं, मेरा कंसेप्ट क्यों क्लियर है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को बहुत डीपली एनालाइज किया है। अभी मैं आपको पढ़ाने से पहले भी मैंने थोड़ा काफ़ी नोट्स बनाया, ताकि थोड़ा रिसर्च किया, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। आप में भी ये हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसके बाद प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगर आप चाहें तो स्कूल में जो भी है, मतलब आपको टीचिंग में ही जाना है। तो पहले आपका कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या, रिसर्च, आपको रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप छोटा सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको पूरा निचोड़, मतलब उसका पूरा निचोड़ निकाल दीजिए। हर चीज़ को इतनी डीपली रिसर्च करिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो फिर आपको खुद ही वो बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा।
तो सोचिए आखिर ये प्रोडक्ट क्यों चीपर हो गया। इसका आंसर क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ। और ये देखिए, मैंने ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मतलब हाँ थोड़ा वीक है इंग्लिश, बट लेकिन मैंने जानबूझ के ये सब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ताकि आप सभी को, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़े से विलेज एरिया से भी रहते हैं और उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैंने बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। या अगर कोई हिंदी मीडियम वाला भी बच्चा है तो वो भी समझ सकता है। तो क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन आईसीटी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है। अब तो हर दिन ही, अब आपके फ़ोन में ही देख लीजिए, हर दिन अपडेट का आता है, क्योंकि सब कुछ बहुत एडवांस हो गया है। अब हम लोग वो पहले लेमैन की तरह वही पेपर वर्क, वो सब बंद हो गया। अब जितना ज़्यादा हो सके, और आप लोग को भी कोशिश करना चाहिए कि जितना से ज़्यादा हो सके हम लोग को आईसीटी को सीखना चाहिए, कैसे हम लोग पावर पॉइंट, एक्सेल और ये सब कुछ। जैसे अगर आपका अभी एग्ज़ाम खत्म हो गया तो आप लोग को क्या करना चाहिए, एमएस वर्ड सीख लीजिए, पावर पॉइंट सीख लीजिए, एमएस एक्सेल सीख लीजिए। मैंने भी स्टार्ट किया सीखना, आप भी सीखिए, क्योंकि अगर आप कहीं पढ़ाने जाते भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लैक बोर्ड और वो चॉक वाला ही सिस्टम मिलेगा। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग वो रिप्लेस हो गया है बिकॉज ऑफ जस्ट कोविड-19 की वजह से। तो आप लोग को भी लाइक पीपीटी बनाने आना चाहिए, और एक्सेल सीख लीजिए, कैसे उसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना होता है, एमएस वर्ड सीख लीजिए, तो इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आईसीटी की डेवलपमेंट की वजह से और फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से कहाँ अक्रॉस द वर्ल्ड में हर जगह फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी लाइक टोटल जो कॉस्ट है वो कम होगा, और जब कॉस्ट कम होगा तो कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि उसको उसका जो नीड है वो सेटिस्फाई हो, और कम से कम रुपए में सेटिस्फाई हो, तो ही उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है और उसको कंज्यूमर को सरप्लस भी मिलता है। तो यही है। और दूसरा है, और फिर क्या लिखा है, खत्म हो रही है नेशनल बाउंड्री। हाँ, तो अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं तो हम लोग बाउंड्रीज को हटा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं, लाइसेंसिंग जो ये सब जो फालतू में जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहता है, ये सब को हम लोग एकदम कम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा तो सब कुछ ग्लोबलाइज होगा, और ग्लोबलाइज होगा तो कंट्री डेवलप करेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा, अब जैसे पैसे की, जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री में क्या है, जैसे 1991 के टाइम क्या था, बहुत ज़्यादा ही फिजिकल डेफिसिट था। फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या होता है कि एक्सपेंसेस जो थे गवर्नमेंट के वो बहुत ज़्यादा थे रेवेन्यू से। तो अगर हम लोग अपनी कंट्री को ग्लोबलाइज नहीं करते हैं तो फिर तो वो डेफिसिट बढ़ता जाएगा, और फिर हम लोग किसी कंट्री से लोन भी नहीं ले सकते, ना ही आईएमएफ के पास जा सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास। तो जितना ज़्यादा ग्लोबलाइज होंगे, जितना ज़्यादा हम लोग दूसरी कंट्री के साथ पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, फाइनेंशियली इंटीग्रेट होंगे, तो उससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है। और जैसे जैसे आप देखते होंगे कि जैसे बहुत सारे जो आर्म्स में, डिफेंस में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जैसे मतलब ये क्या कहते हैं, हथियार, वो सब भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो सब जैसे वॉर ये सब के टाइम में काम आता है। तो अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, दूसरी कंट्री से इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो ये सब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप खुद सोचिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट, अब देखिए, अब एक ओवरऑल हम लोग ने समझ लिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। थोड़ा सा तो समझ में आ ही होगा, चलिए मानते हैं, बट थोड़ा सा तो कोशिश मैंने किया, ठीक है ना, थोड़ा सा तो समझ में आ ही होगा आपको। तो अब एक थोड़ा सा ये छोटा वाला देख लेते हैं, इसमें पूरा लिखा क्या है। जो मैंने अभी तक आपको जितना भी पूरा समझाया है कि ये इस डायग्राम के थ्रू मैंने जो भी समझाया, और ये सारा जो भी है, अब इसको सम अप करते थोड़ा सा। कैसे, तो लिखा है, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री, हमारा जो देश है, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि मेरे कंट्री को छोड़ करके जितना और भी सारा जो कंट्री है वर्ल्ड में, उसके साथ क्या इंटीग्रेशन, मतलब क्या होता है, एकजुटता, मतलब कि मिल करके, ठीक। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किस कंटेक्स्ट में, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में, फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में, कल्चरल कंटेक्स्ट में और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। अब थोड़ा समझते हैं। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग इकोनॉमिकली क्या करेंगे, बैरियर को हटा देंगे, बैरियर फ्री बना देंगे, कोई भी बैरियर नहीं रहेगा, ठीक। फाइनेंशियल में हम लोग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे। जैसे पहले क्या था, पहले जो भी मतलब, तो देखिए जैसे पहले क्या था, पहले लोग इन्वेस्टमेंट करने में या बैंक में पैसे जमा करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब डरते थे, सोचते थे कि पैसे जमा करेंगे कहीं ये जो कंपनी है कहीं वो बैंकक्रप्ट हो गया, पैसा लेकर भाग गया, ये सब में बहुत लोग डरते थे। और अगर मतलब अब हम लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो ये तो पता ही है कि बैंक में पैसा जमा करना सही है या नहीं है, क्योंकि देखिए पैसा खुद के पास रखने से
अपनी तिजोरी में रखने से कुछ होने वाला नहीं है। उसका जो वो क्या है, परचेजिंग पावर तो कम होते जाएगा, क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका फ्यूचर में वो वैल्यू रहेगा नहीं, परचेजिंग पावर घट जाएगा। क्योंकि बाद में आप देख सकते हैं, जब हम लोग के पेरेंट्स जब छोटे छोटे थे तो उस टाइम पे वो लोग 10 रुपये में मतलब बहुत बहुत ज़्यादा था। और अभी क्या, अभी तो 500 का भी कोई वैल्यू नहीं है। देखते हैं, अगर 500 का नोट अगर आपके पास है, एक बार चेंज करवाएं सब खत्म हो गया। और जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम पे 1-1 रुपये का वैल्यू बहुत था। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इसीलिए तो प्रमोट किया जा रहा है कि जो पैसा जो आप खुद के पास रखे हैं उससे अच्छा उसको इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने में रिस्क भी कम रहता है। हाँ, इंटरेस्ट थोड़ा बहुत मिलेगा लेकिन रिस्क तो नहीं रहेगा ना। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब इन्वेस्टमेंट तो है, ठीक है भाई, तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, हम लोग अपनी कंट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और फॉरेन कंट्री में भी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एफडीआई के थ्रू, एफपीआई के थ्रू। एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई बोले तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का बेसिकली मतलब होता है, अगर मैं अगर ये कहीं दूसरी कंट्री में अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, और अगर मेरा जो जो भी इन्वेस्ट कर रही हूँ वो जो कंट्री का जो स्टेक है उसका अगर 10% या अगर उससे ज़्यादा कर रही हूँ तो वो एफडीआई हो जाएगा। और वो किस लिए होगा, इसका मतलब कि मैं उस कंट्री में कंट्रोल को लेना चाहती हूँ, कंट्रोल पावर को एक्वायर करने के लिए मैं कर रही हूँ। और अगर वही मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ 10% से अगर कम है तो उसको हम लोग एफपीआई के उसमें कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। तो ये बेसिकली है। अभी हम लोग को पढ़ना है कि एफडीआई क्या होता है, एफडीआई। और जैसे हाँ, जैसे इंडिया में कुछ कुछ सेक्टर्स में एफडीआई को एकदम मतलब रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि उसमें जो नॉन रेजिडेंट है वो उसमें नहीं कर सकते हैं। तो यही सब इसको आगे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट आर दी ड्राइवर्स, कौन कौन से ड्राइवर्स हैं, लाइक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमी को लिबरल बनाओ। जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि 4 फैक्टर्स है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल और फाइनेंशियल। तो उसमें जो इकोनॉमिक में मैंने भी डिस्कस किया था कि रिमूव कर देंगे, सारे बैरियर्स को हटा देंगे। बैरियर्स अगर हटेगा तो इकोनॉमी इंटीग्रेट होगा। और अगर सारे जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज अगर वो इंटीग्रेट होगा तो फिर ग्लोबलाइज होगा और फिर डेवलपमेंट होगा। कंपटीशन रहेगा सब में एक दूसरे में, और कंपटीशन रहता है तो हम लोग कुछ अच्छा ही करते हैं। मतलब अब कंपटीशन अगर नेगेटिव सेंस में ना ले तो कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। अचानक से ड्रास्टिक चेंज हुआ था। मतलब आप देख सकते हैं जब से मोदी जी का जब से सरकार आया है 2014 से, तो आप देख सकते हैं कितना हम लोग डिजिटल इंडिया, डिजिटल इनिशिएटिव पे कितना फोर्स कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अब तो पूरी तरीके से घर में आप अपने घर में ही नोटिस कर सकते हैं, सबके पास फ़ोन है, सब कोई फ़ोन से ही सब्जी ऑर्डर करना है, कुछ भी ऑर्डर करना है, सब कुछ फ़ोन से ही। अब तो कोई टीवी भी उतना यूज़ नहीं करता है। तो ये सब क्या अचानक से चेंज आ गया। और ऐसा नहीं कि मतलब हाँ, पहले से थोड़ा बहुत तो महंगाई आया है, बट उसके साथ साथ सबको ज़्यादा पैसा भी मिलने लगा है। तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हो गया, चीज़ें पहले से थोड़ी सस्ती भी तो हो गई हैं। पहले हम लोग मतलब नेट पैक कितना ज़्यादा महंगा रहता था, लेकिन अब उसके अकॉर्डिंग थोड़ा तो पहले से तो कम हो गया है। तो ये सारे रीजंस हैं टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। इसकी वजह से भी क्या होगा, इसकी वजह से भी हम लोग ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेंगे, ये ड्राइवर्स हैं। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि जैसे भाई जैसे मैंने ये एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई फ़ोन बनाना है, इंडिया को अगर कोई फ़ोन मैन्युफैक्चर करना है तो फ़ोन का ये जैसे स्क्रीन गार्ड कहाँ से, स्क्रीन गार्ड एक बनाना होता है, एक होता है टच स्क्रीन। तो जैसे कुछ पार्ट है फ़ोन का, तो अगर सब कुछ अपनी ही कंट्री में प्रोडक्शन करते हैं, जैसे वो होता है ना, जैसे किसी कंट्री का ये स्पेशलिटी होता है, ये वाला चीज़ अच्छा होता है, तो वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे जो भी ये ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम आएगा, कॉस्ट कम आएगा तो फिर कंज्यूमर चाहता ही है कि उसको कंज्यूमर सरप्लस मिले, कम कॉस्ट में सामान मिले, तो फिर आफ्टर ऑल सही रहेगा।
नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का बात हो रहा है। नहीं, इसमें बेसिकली ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में है कि वही ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो गया। कुछ भी सामान अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना, तो बहुत इजी हो गया है। आप अगर छोटे लेवल पे भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर जो भी आपने प्रोडक्शन किया, अगर यहाँ आपका सेट नहीं हो रहा तो आप उसको बाहर भी उसको बेच सकते हैं। तो इसके थ्रू मतलब बहुत इजी हो गया सब कुछ। किसके थ्रू? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। तो अगर प्रोडक्शन छोटे लेवल पे कर रहे हैं और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, तो पहला स्टेज क्या है? सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट के थ्रू जाते हैं। तो अब एक्सपोर्ट के थ्रू जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने में अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप वहाँ पे प्रोडक्शन करने का, अपना वहाँ पे ऑफिस बैठाने का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओपन करने का सोचेंगे। तो धीरे 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 क्या होगा, आप डेवलप कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ये वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इससे ग्लोबलाइज होगा। कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन रिजर्व अच्छा खासा रहेगा और इससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। देन है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। अब तक का जो सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये आईसीटी की वजह से। आईसीटी की वजह से सब कुछ बहुत इजी हो गया है और ये बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें? ग्लोबलाइजेशन में। देन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। अब हाँ, जैसे कि आईबी क्या है? आईबी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें हम लोग को गैट के बारे में पढ़ना है, डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना है, ट्रिम्स के बारे में पढ़ना और ट्रिप्स के बारे में। तो ये जैसे डब्ल्यूटीओ बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी कंट्री में जो ट्रेड हो रहा है उसको फ्री बनाने के लिए, बैरियर फ्री हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, उसके लिए वर्क करता है। तो ये सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे डब्ल्यूटीओ का जो मतलब जैसे जिसके जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, तो वो सारे मेंबर्स इसके साथ हैं। तो वो डब्ल्यूटीओ वो सारे मेंबर्स कंट्री को गाइडेंस देता है कि आपको जो इकोनॉमीज है उसको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को प्रमोट करना है, कैसे वो आगे आए, और आपको बैरियर्स को रिमूव करना है। अगर अब जैसे इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड एलडीसीज तो है नहीं और डेवलप्ड भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो अगर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो एलडीसीज हैं, आप उनके बारे में सर्च करिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करना ज़रूरी है। और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा, अगर जैसे अब इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। अब अगर इंडिया जैसे पहले तो अंडर डेवलप था, लेकिन अब तो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो अब अगर इंडिया डेवलप कर रहा है और अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगा हर चीज़ में, तो जो एलडीसीज हैं उन लोग को तो फिर बिल्कुल भी मतलब बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो इससे इससे क्या होगा? इससे ग्लोबलाइजेशन पे बहुत बेकार इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना है? वर्ल्ड को बैरियर फ्री बनाना है ट्रेड को। तो उसके लिए जैसे ट्रिप्स हो गया। ट्रिम्स क्या है? ट्रिम्स इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए है। तो ये सारे भी फैक्टर्स हैं। देन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये तो मेजर रोल प्ले करता है। ये आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। तो जैसे सार्क है, अब इंडिया क्या है? सार्क का मेंबर है, ठीक। नाफ्टा का कौन कौन है? यूएसएम, ये यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको। जैसे सार्क है तो सार्क एक इंटीग्रेशन है सात, तो 7 कंट्रीज का। तो ये इन कंट्रीज